2026 की शुरुआत हुई है। एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी की बहुत बात हो रही है। प्रेडिक्शंस में कुछ राशि के लिए तो ये साल बहुत अच्छा माना गया है और कुछ के लिए बोल दिया है कि जो 2-3 महीने हैं वो काफ़ी स्ट्रगल वाले रहेंगे। बहुत सारे लोग मुझे एक सवाल करते हैं कि जब किस्मत लिख ही दी गई है, जब हम पैदा हुए, नक्षत्र हो गए, ये हो गया, ये सब तो डिसाइड हो चुका है, तो मैं अब कुछ करूं ही क्यों? बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अफर्मेशंस कर रहे हैं, विजुअलाइजेशंस कर रहे हैं, विजन बोर्ड बना रहे हैं, ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद लोगों की लाइफ में बदलाव नहीं आता। मैंने अपने जीवन में ऐसी ऐसी चीज़ें मैनिफेस्ट की जो मुझे लगता था पॉसिबल ही नहीं। इतनी जल्दी मिलने का और इतनी हाइट्स तक पहुंचने का सबसे बड़ा जो कारण है वो है कोई तो एक एनर्जी है जो सब कुछ पूरे ब्रह्मांड को चला रही है। सोचो कि आप अपने ब्रह्मांड को बदल दे रहे हो, अपनी एनर्जी को बदल दे रहे हो। नमस्ते, आप सभी का स्वागत है द पीएमसी शो में। आज इस एपिसोड में हमारे साथ हैं एक रिनॉन्ड लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड मैनिफेस्टेशन कोच और एक पावरफुल ऑथर डॉक्टर अमित कुमार। आज हम उनसे मैनिफेस्टेशन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसे टॉपिक्स पर ही बात करने वाले हैं। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने इस टॉपिक के बारे में सुना होगा। हो सकता है कि आपने मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स भी ट्राई की हों, आपने अफर्मेशंस भी की हों, आपने विजन बोर्ड भी बनाया हो, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कहीं ना कहीं एक सीक्रेट लिंक ज़रूर मिस कर देते हैं, जिसकी वजह से आपकी या उन लोगों की मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं होती है और धीरे धीरे बिलीफ कम होने लगता है। आज के इस एपिसोड में हम उस एक सीक्रेट लिंक की बात करेंगे और साथ ही कुछ ऐसी पावरफुल टेक्निक्स डॉक्टर अमित इस एपिसोड में हमें बताने वाले हैं जो उन्होंने खुद अपनी लाइफ में अप्लाई करी और बहुत कुछ अचीव किया। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि ये एपिसोड आपकी लाइफ बदल देगा और आप अपनी लाइफ में जो कुछ भी अचीव करना चाहते हैं वो डेफिनेटली हासिल करेंगे। तो अब चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का द पीएमसी शो। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्राइब करना आपके लिए फ्री है, लेकिन आपके उस एक बटन पे क्लिक करने से ये वीडियो और लोगों तक पहुँच पाएगा। मैं अंदर से काफ़ी दुखी थी। मेरे को अस्थमा का अटैक हुआ, बहुत जबरदस्त। इतना डिप्रेशन में गई थी मैं यकीन नहीं कर पा रहे थे मेरा बेटा एक्सपायर हो गया। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता था कि मैं सुसाइड कर लूं। ध्यान से मेरे माइग्रेन ठीक हो रहे हैं। मेडिटेशन लिया और 1 हफ्ते के अंदर मुझे नींद आनी शुरू हो गई। ध्यान ने बदला है लाखों लोगों का जीवन। मेडिटेशन विल चेंज योर लाइफ। ज्वाइन कीजिए पीएमसी हिंदी का 14 डेज फ्री मेडिटेशन प्रोग्राम आज ही। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वेलकम डॉक्टर अमित, आपका बहुत बहुत स्वागत है द पीएमसी शो में। थैंक यू सो मच नम्रता, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। सर, आप पहले भी हमारे स्टूडियो में आ चुके हैं। हमने पहले भी आपसे मैनिफेस्टेशन टॉपिक पे काफ़ी सारी बातचीत की और एपिसोड्स हमारे व्यूअर्स को काफ़ी पसंद आए। तो बहुत सारे लोग होते हैं सर, ऐसे ही एपिसोड्स देख के मैनिफेस्टेशन की शुरुआत करते हैं और आज के टाइम पे तो मैनिफेस्टेशन वर्ड बहुत ट्रेंडिंग चल रहा है। हर कोई मैनिफेस्टेशन के पीछे भाग रहा है। हर कोई चाहता है कि अच्छी गाड़ी, अच्छा बंगला, अच्छे पैसे, अच्छा घर, फैमिली, रिलेशनशिप्स सब अच्छा, और उसके लिए सब मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स फॉलो करते हैं। तो सर, मैं यहाँ पे उन लोगों की बात करना चाहती हूँ जिन्होंने विजन बोर्ड भी बनाया, अफर्मेशंस भी बोले, रूटीन भी फॉलो किया, सब कुछ किया, लेकिन फिर भी वही सेम जॉब है, वही फाइनेंशियल स्ट्रगल है, वही सारी टेंशन्स है, वही हेल्थ प्रॉब्लम है। तो ऐसे टाइम पे जो उनका सब्र होता है वो टूटने लगता है, विश्वास जो है वो कम होने लगता है ऐसी चीज़ों से। तो इस टाइम पे उनको कैसे समझाएं कि ये क्यों हुआ है, मैनिफेस्टेशन उनकी क्यों नहीं पूरी हुई है, और जब 3D रियलिटी में सब कुछ बिल्कुल अपोजिट दिख रहा है तब अपनी वाइब्रेशन को कैसे हाई रखें? आई थिंक पहला ही सवाल आपने इतना अच्छा पूछा है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये सिमिलर एक्सपीरियंसेस को फेस करते हैं। जब लोगों को मैनिफेस्टेशन के बारे में समझ में आता है तो लोगों को ऐसा महसूस होता है कि शायद ये वक्त ऐसा आ चुका है जब उनकी ज़िंदगी बदलने वाली है। और डेफिनेटली मैनिफेस्टेशन एक ऐसी ही चीज़ है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, ये एक ऐसे साइंस है जिसके वजह से लोगों की ज़िंदगी बदलती है। बट बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अफर्मेशंस कर रहे हैं, विजुअलाइजेशंस कर रहे हैं, वाटर टेक्निक कर रहे हैं, विजन बोर्ड बना रहे हैं, ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद लोगों की लाइफ में बदलाव नहीं आता। जैसा आपने कहा, वो 3D रियलिटी तो चेंज ही नहीं हो रही है, रियलिटी कुछ और है, मैं अपने मन में कुछ और बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, उसमें इतने क्लैशेस हैं कि वो हो ही नहीं रहा है। इसका सबसे बड़ा जो गैप होता है वो ये होता है कि लोग अपनी आइडेंटिटी नहीं बदलते, आइडेंटिटी गैप होता है। ये गैप, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यहाँ पर यह है कि जब एक इंसान जब ये चाहता है कि मैं अपने जीवन में बहुत कुछ मैनिफेस्ट करना चाहता हूँ, तो वो उस वक्त भी जब वो बहुत कुछ बड़ा चाह रहा है, वो अपनी पुरानी आइडेंटिटी के साथ ही डील करता है, उसी से ऑपरेट कर रहा होता है, उसी के साथ काम कर रहा होता है।
और जब तक वो अपनी आइडेंटिटी को नहीं बदलेगा तब तक वो बदलाव नहीं आते। इसलिए कहा जाता है यू डू नॉट गेट व्हाट यू वांट, यू गेट व्हाट यू आर। आप जो होते हो आप वो अट्रैक्ट करते हो। तो जो लोग होते हैं ना वो नहीं बदलते, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। लोग आज भी, जो आपने कह दिया कि यार मेरे विजन बोर्ड पे मैंने बड़ा घर लगा दिया, बहुत अच्छी बात है। विजन बोर्ड इसीलिए होता है कि आप अपने सपनों को उन पर लगाएं। लेकिन जब आपने विजन बोर्ड पर आपने उसको लगाया, क्या जिस दिन उसको लगाया उसके बाद आपके सोचने के तरीके में भी बदलाव आया या नहीं आया? आपके काम करने के तरीके में भी बदलाव आया या नहीं आया? आप जो बातें कर रहे हैं उसमें भी बदलाव आया कि नहीं आया? ये सारे बदलाव हैं। अगर वो सारी की सारी प्रोग्रामिंग है और आप नया कुछ चाह रहे हो, रिजल्ट कैसे बदलेगा? आप अगर एक मेट्रो लेते हो या एक ट्रेन लेते हो या एक बस लेते हो जो नोएडा से आपको दिल्ली लेकर आती है, आपको कहीं और जाना है, गुड़गांव जाना है, तो आपको चेंज करना पड़ेगा रूट, व्हीकल चेंज करना पड़ेगा, तरीका सोचने का चेंज करना पड़ेगा, रास्ते बदलने पड़ेंगे। लोग रास्ते नहीं बदलते, तो लोग अपनी सेम पहचान को बाद में भी कैरी फॉरवर्ड करते हैं, जिसकी वजह से चीज़ें हो नहीं पाती हैं। लेकिन अगर कोई भी किसी के जीवन में ऐसा हो रहा है, उसको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो करने की ज़रूरत है वो ये समझने की ज़रूरत है कि आप जब तक नहीं बदलोगे रिजल्ट नहीं बदलेंगे, पहला। दूसरा, जब आप बदलने की कोशिश कर रहे हो, ये आसान नहीं होगा, एनर्जी अचानक से ऊपर नहीं आ जाएगी, बट आपको ये समझना पड़ेगा। इस कॉन्सेप्ट को मैं बोलता हूँ लिविंग इन हाईलाइट्स। जब तक आप अपने आप को हाईलाइट में महसूस नहीं करोगे तब तक आप उस चीज़ को अचीव नहीं करोगे। इसका मतलब ये भी है कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई क्रिकेट मैच आपने देखा, आपको पता चला कि एक बहुत इंपॉर्टेंट क्रिकेट मैच आने वाला है, लेट्स से वर्ल्ड कप आने वाला है, उसका फाइनल मैच है, आप इंडिया को देखना चाहते हैं, आप इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया देखना चाहते हैं, इंग्लैंड देखना चाहते हैं, लेकिन किसी कारण की वजह से आप उस मैच को नहीं देख पा रहे हो। आप ऑफिस में हो, ऑफिस से आपको छुट्टी नहीं मिल रही है और ऑफिस में भी बहुत इंपॉर्टेंट काम है और वो वहाँ पर फाइनल मैच चल रहा है। अब आप जब तक आप ऑफिस से फ्री होकर घर जा रहे होते हो, आपको ये रियलाइज़ हो चुका होता है कि यार अब तो देखते हैं, पता नहीं घर जाके ही समझ में आएगा कि रास्ते में तो मैं चेक नहीं कर पाऊंगा, घर जाके समझ में आएगा इंडिया जीती या हारी। लेकिन जब आप घर पहुंचने वाले होते हो, घर पहुंचते आपको रास्ते में स्काई शॉट्स दिखते हैं, बम दिखते हैं, पटाखे दिखते हैं, सेलिब्रेशन दिखता है, आप समझ जाते हो इंडिया जीत चुकी है। लेकिन जब आप अपने घर में जाके टीवी खोलते हो, आप क्या सवाल करते हो अपने आप से? आप ये सवाल थोड़ी ना करते हो इंडिया जीती या नहीं जीती, आप ये सवाल करते हो इंडिया जीती कैसे, ये सवाल करते हो। जीवन को भी ऐसे ही देखना होता है। जब आप अपने जीवन में ये सोचना शुरू कर देते हो मेरे को तो जीतना ही है, अब सवाल ये मैं जीतूंगा कैसे, ये क्यूरियोसिटी है, ये पॉजिटिविटी है। लेकिन अगर सवाल है जीतूंगा या नहीं जीतूंगा तो वो नहीं होगा। तो लिविंग इन हाईलाइट्स इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना लोगों के जीवन में, उनके थॉट प्रोसेस को चेंज करने के लिए। क्योंकि मैंने हमेशा एक चीज़ समझी, एक इंसान जो सही सोच रखता है, अपनी वैल्यूज़ को फॉलो करता है, भगवान पर भरोसा है और बहुत मेहनत करता है, उसे कोई नहीं रोक सकता, कोई रोक ही नहीं सकता। मतलब भगवान खुद भी आएगा वो भी नहीं रोक पाएंगे, ठीक है, क्योंकि वो देख लेना ना बेचारा बच्चा कर्म तो कर ही रहा है, सारे काम कर रहा है, क्यों रोकूं मैं इसको। तो जब ये जगह इन प्लेस होता है तो मुझे ऐसा लगता है कि एक इंसान किसी भी पोटेंशियल तक पहुंच सकता है। और अगर किसी का भी, जो भी इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं या समझने की कोशिश कर रहे हैं मैनिफेस्टेशन को, अगर ये 3-4 चीज़ें इन प्लेस हैं आपके, फिर आप घबरा रहे हो, हाईलाइट्स में जीना शुरू करो, मज़े करो, मस्ती में जियो और भगवान पर पूरा भरोसा रखो, सब चीज़ें अपने आप होने लगेंगी। फिर जैसे आपने बोला कि हम अच्छा सोच नहीं रहे हैं, अच्छा बोल नहीं रहे हैं, तो फिर वो भी चीज़ें हमारे ऊपर इम्पैक्ट डालती है। बट अगर हम ऐसे इन्वायरमेंट में रहते हैं जहाँ आसपास सिर्फ टॉक्सिसिटी है, जहाँ हम जैसे ऐसे ऑफिस में काम करते हैं कि बहुत ज़्यादा काम है, इतना ज़्यादा हम स्ट्रेस ले रहे हैं, या हमारी हेल्थ कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, हम घर पर जा रहे हैं तो फाइनेंशियल चैलेंजेस इतने हैं कि घर पर भी सिर्फ इसी बारे में बात हो रही है कि कैसे अच्छे पैसे कमाए जाए, कैसे अपनी चीज़ों को बेटर किया जाए। तो इस टाइम पर कैसे पॉजिटिव रहे इंसान, कैसे अपने माइंड को चेंज करें, क्योंकि माइंड तो अलाउ ही नहीं कर रहा है पॉजिटिव सोचने के लिए, हर टाइम तो हम नेगेटिव ही फीड कर रहे हैं अपने माइंड में। करेक्ट। एक कोटेशन मैंने सुनी थी एक जगह पर, वहाँ पर भगवान बुद्ध ने कहा कि इफ यू डोंट सी द लाइट यू बिकम द लाइट। हमारे एनवायरनमेंट में डेफिनेटली ऐसा हो सकता है कि बहुत नेगेटिव एनवायरनमेंट हो। देखो, पहला तो हमारे एनवायरनमेंट का हम पर बहुत इम्पैक्ट पड़ता है और ये बहुत बड़ा सच है, ठीक है। हर घर में कैसा एनवायरनमेंट है, परिवार में कैसा एनवायरनमेंट है, फ्रेंड सर्कल कैसा है, ऑफिस का कल्चर कैसा है, लेकिन बहुत सारे ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ पर जिसको आप कंट्रोल कर सकते हो या जिसको आप बदल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपका कुछ फ्रेंड सर्कल ऐसा हो सकता है
जहाँ पर आप अनकंफर्टेबल हो, अलग तरह की बातें होती हों जो कंफर्टेबल भी ना हो, जो एनरिचिंग भी ना हो, जो आगे बढ़ने के बारे में बात ना करती हो, दूसरों की बुराइयाँ करती हो, ये सब चलती हो, गॉसिपिंग चलती हो, आप उसको फिर भी छोड़ सकते हो। बट आपका घर है, आपका कितना भी नेगेटिव इन्वायरमेंट, आप घर नहीं छोड़ सकते। आपका ऑफिस है, आपको काम की ज़रूरत है, जॉब की ज़रूरत है, आप उसको इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकते। आप विल लुक फॉर मोर अपॉर्चुनिटीज देन आप उसके बारे में सोचोगे। तो पहला तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपके पहले अगर पॉसिबल है तो एनवायरनमेंट को बदलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। दूसरी चीज़, अगर आप अपने एनवायरनमेंट को नहीं बदल सकते हो तो आपको वो रोशनी बनना पड़ेगा। मैं आज तक ऐसे पता नहीं कितने लोगों से मिल चुका हूँ जो हमेशा बोला कि मेरे घर में नेगेटिव लोग थे, ये थे, वो थे। अब जब मैं मैनिफेस्टेशन मेडिटेशन की प्रैक्टिस पर हूँ, ऐसा लग रहा है मेरे परिवार में हर कोई बदल रहा है, हर किसी की एनर्जी बदल रही है, बिकॉज आप वो रोशनी बन चुके हो। तो अगर आप किसी को भी ऐसा लगता है ना कि मैं अपने एनवायरनमेंट को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मत करो कंट्रोल। एक्चुअली देखो, सबसे बड़ा सच तो ये है कि देयर इज नथिंग आउटसाइड, सब कुछ अंदर ही है। बाहर हम ज़्यादातर चीज़ों को ब्लेम तो करने लगते हैं कि चीज़ें ऐसी हुई। मैंने एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल देखा था, किसी ने शेयर किया कि एक पानी की बॉटल होती है, एक कोल्ड ड्रिंक की बॉटल होती है। अब आप एक पानी की बॉटल को आप कितना मर्जी हिला लो, जब आप उसको खोलते हो तो देयर इज नो फिस, वो अशांति से खुल जाता है। और अगर आप एक कोल्ड ड्रिंक की बॉटल को जितना ज़्यादा हिलाओगे, जब आप उससे खोलोगे आधी कोल्ड ड्रिंक तो बाहर निकल जाएगी। इसका मतलब क्या है कि बाहर वो आता है जो हमारे अंदर है। तो अगर आप अंदर से शांत हो ना, बाहर का जो एनवायरनमेंट है वो शांत होने लगता है। इट इज़ एज गुड एज अंडरस्टैंडिंग एप्पल जूस। अगर आप एक एप्पल को जूस मशीन में डालोगे तो एप्पल जूस ही निकलेगा, ऑरेंज जूस नहीं निकलेगा। तो सिचुएशन कैसी भी हो, चाहे आप अच्छा सोच रहे हो चाहे आप बुरा सोच रहे हो, अचानक से लोग बोलते हैं यार मेरे को ना इसने गुस्सा दिला दिया, इसकी वजह से मुझे बहुत गुस्सा आ गया। अरे लेकिन ध्यान रखना, गुस्सा किसी ने दिलाया हो, अंदर से वही निकलेगा जो अंदर है। तो आप जब तक अंदर का वो बदलाव नहीं लाने की कोशिश करोगे ना, बाहर नहीं बदलेगा कुछ भी। तो देयर इज नो चेंज आउटसाइड। और एक्चुअली क्या है ना, एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है हमारे जीवन में, दो चीज़ें होती हैं। एक होता है कंट्रोलेबल, कि मेरी जिंदगी मैं किन चीज़ों पर कंट्रोल कर सकता हूँ। एक होता है अनकंट्रोलेबल, कि मैं मेरे जीवन का किन चीज़ों पर कंट्रोल नहीं है। बाहर मौसम कैसा है इस पर मेरा कंट्रोल नहीं है, बाहर बारिश हो रही है मेरा कंट्रोल नहीं है। मेरा कंट्रोल है मैं छाता लेके जा सकता हूँ। अगर मेरा पूरा फोकस इसी पर रहेगा, यार इतनी बारिश क्यों, इतनी बारिश क्यों, इतनी बारिश क्यों, इतनी बारिश क्यों, मैं लेट हो जाऊंगा, ये हो जाएगा, वो जाएगा, फिर आप ऐसी चीज़ों पर फोकस करना शुरू कर दिया जो आपके बस में है भी नहीं, वहीं आप अपनी एनर्जी खराब कर लोगे। लोग ज़्यादातर अनकंट्रोलेबल पर फोकस करते हैं। लोग ये कंसिस्टेंटली बोलते हैं कि मेरी जॉब खराब है। बहुत अच्छी बात है, चलो वी अंडरस्टैंड इट, जॉब खराब है, बनता है बिल्कुल, लेकिन क्या ये आपके कंट्रोल में है? क्या आपके बॉस आपके कंट्रोल में नहीं है? आप जेन्युइनली अपना अच्छे से काम करो, और वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, देन आराम से शांत मन से बेटर अपॉर्चुनिटी ढूंढो। लेकिन जब आप ये अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स को कंट्रोल करने की कोशिश करोगे तो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कि ओनली थिंग विच विल हैव इन योर हैंड इज डिसअपॉइंटमेंट, लॉट ऑफ फ्रस्ट्रेशन, एंड उस थॉट से तो कभी कुछ अच्छा मैनिफेस्ट नहीं हो सकता। तो ये जो अंदर की शांति है, इनर पीस जिसे हम बोलते हैं आज के टाइम पर, वो कैसे हम लेकर आएँ, कैसे अपने आप को शांत करें? वो लाइट, जैसे आपने बोला कि हमें बनना पड़ेगा, तो वो लाइट कैसे बने हम? देखिए, मुझे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसके थ्रू हम अपने एक ऐसी जगह पर, अपने ऐसे स्टेट पर हम पहुंच सकते हैं जहां पर बहुत सारी शांति हो। पहला तो मैं हर किसी को बोलता हूँ, देखो आई एम नॉट वेरी रिलीजियस, ऐसा नहीं कि मैं भगवान में बहुत ज़्यादा बिलीव करता हूँ, भगवान नहीं है तो कुछ नहीं है, सुबह शाम पूजा करो, ये सब करो, लेकिन मैं भगवान है इस एग्जिस्टेंस को तो मैं बिल्कुल मानता हूँ। तो अगर कभी भी किसी को भी पीस का रास्ता अपनाना है तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि पहले बिलीव इन द पावर ऑफ यूनिवर्स। उस सेंट्रल यूनिवर्स जो पूरे इस ब्रह्मांड को जो चला रहा है ना, उसकी पावर में पूरा विश्वास ज़रूर करो। जब आप ये समझ जाते हो ना कि हमारी ज़िंदगी को हमें लग रहा है कि मैं चला रहा हूँ, और आप थोड़े थोड़े दिन बाद आप ये समझ लगता है कि भाई मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, ये सब कुछ करने वाला कोई और है, वो एक एनर्जी है जो सब कुछ पूरे ब्रह्मांड को चला रही है। अब ये एनर्जी को नाम हम कुछ भी दे सकते हैं। इस एनर्जी को नाम हम महादेव दे सकते हैं, कोई बजरंग बली बोल सकता है, कोई वाहेगुरु बोल सकता है, कोई भगवान बुद्ध बोल सकता है। अपने अपने बिलीफ के अकॉर्डिंग, धर्मों के अकॉर्डिंग, जो हमने सीखा उसके अकॉर्डिंग हम कुछ नाम तो हम कुछ भी दे दें उनको। लेकिन जब आप ये समझ लगते हो कि उनकी एग्जिस्टेंस है, जिनकी कृपा से ये सारी चीज़ें हो रही हैं, इंसान ना अपने आप शांत होने लगता है, जब क्योंकि उसको ये समझ में आ गया कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं मात्र एक मीडियम हूँ, माध्यम हूँ, कि ये सब चीज़ें हो रही हैं और मुझे लगता है कि ये हो रही होंगी शायद मेरी वजह से, बट ऐसा कुछ है नहीं। तो पहला सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है। दूसरी चीज़ है खुद को और बेहतर तरीके से जानना।
देखो, खुद को जानने की जर्नी बहुत लंबी है, खुद को जानना ही सबसे ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन अगर कोई इस चीज़ की शुरुआत करना चाहता है तो मैं सबको बोलूँगा ध्यान की शुरुआत करो, मेडिटेशन की शुरुआत करो। मेडिटेशन भी बहुत बज़वर्ड है, हर कोई बोल रहा है मेडिटेशन करो, ये करो, वो करो, बहुत सारे। लेकिन लोगों को ना, मुझे लगता है कि लोगों को पता नहीं है कि मेडिटेशन क्या है। उसको एक टूल बना दिया है कि हाँ। स्ट्रेस है, एंजाइटी है तो मेडिटेशन करो, मतलब बेसिकली दवाई के तौर पर दे दिया गया है कि प्रॉब्लम है तो खा लो। लेकिन वो इट्स अ वे ऑफ लाइफ। मतलब हम जीवन में रोज पानी पीते हैं ना, पानी इसलिए पीते हो ताकि आपकी बॉडी हेल्दी रहे। आप कहते हो मैं 2.5 लीटर 3 लीटर 3.5 लीटर पानी पीऊंगा डेली। ये नहीं कि मैं एक दिन पीऊंगा और अरे कल पिया तो आज जरूरत ही नहीं है। तो ध्यान भी कुछ इसी तरह का है जो हर किसी के जीवन का हिस्सा होना चाहिए। आई बीन प्रैक्टिसिंग दिस फॉर ओवर 16 ईयर्स नाउ। और जब मैं ध्यान के बारे में बात करता हूँ तो मुझे ऐसा समझ में आता है कि यार ये इतनी अनबिलीवेबल चीज़ें हैं। और जब मैं लोगों से भी बात करता हूँ तो मैं लोगों को बोलता हूँ यार देखो, तुम मेडिटेशन को एक एज अ प्रैक्टिस मत कंसीडर करो। मेडिटेशन को ना चलो यही समझ लो कि मेरे को मैनिफेस्टेशन को स्पीड अप करना है तो मेडिटेट कर लेता हूँ मैं, यही सोच के कर लो एंड यू विल सी द मैजिक हैपनिंग। मतलब आज तक हजारों लोगों ने बहुत कुछ बताया। लोगों ने ये कहा कि जब मेडिटेशन करना शुरू किया तो शांत हो गए, जब मेडिटेशन करना शुरू किया तो अपने जो हमारे सपने थे वो मैनिफेस्ट होने लगे, जल्दी मेरे पास आने लगे। और यही सबसे बड़ा सीक्रेट मेरे साथ काम किया। जब मैं मेडिटेशन के बारे में बहुत पहले से बात नहीं कर रहा हूँ, मैं रिसेंटली पिछले कुछ सालों से मैंने ज़्यादा बात करनी शुरू की, क्योंकि जब मैंने अपनी मैनिफेस्टेशन की जर्नी शुरू की तो मेडिटेशन की भी जर्नी मेरी साथ में शुरू हुई। और मैं इसको कंबाइन नहीं कर पा रहा था कहीं पर भी, क्योंकि जैसे सब लोग जानते हैं मेडिटेशन का मतलब शांति। मैं भी शांति के लिए कर रहा था, लेकिन मेरे को ये समझ में आने लगा कि फ़र्क क्या है लोगों में और मुझ में। मैं जिस चीज़ को चाह रहा हूँ वो अचीव कैसे हो रही है। तो मैंने अपने जीवन में ऐसी ऐसी चीज़ें मैनिफेस्ट की जो मुझे लगता था पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, मतलब ऐसा लग रहा था कि मैं किसी को छू लूँ तो वो सोना हो जा रहा था। मैं बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ ये आपको। लेकिन ना, मैनिफेस्टेशन के बारे में लोगों से बात करना शुरू किया कि मैनिफेस्टेशन ये है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये, और मैं देख रहा हूँ कि उसमें भी 2 कैटेगरी बढ़ चुकी हैं। एक इंसान जो ज़्यादा स्पिरिचुअल है, ध्यान करता है, मेडिटेट कर रहा है, बिलीफ के साथ, पूरी चीज़ों के साथ, उसका मैनिफेस्टेशन फास्ट हो रहा है, वो जल्दी चीज़ों को अचीव कर रहा है। और वहीं एक इंसान जो सिर्फ मैनिफेस्टेशन कर रहा है और कुछ फॉलो नहीं कर रहा है, उसका भी पूरा है बट कंपेरेटिवली स्पीड बहुत कम है। तब मेरे को ये रियलाइज़ हुआ कि जो भी मैंने आज तक मैनिफेस्ट किया है, इतनी जल्दी मिलने का और इतनी हाइट्स तक पहुंचने का सबसे बड़ा जो कारण है वो है मेरा ध्यान करना, मेडिटेशन को करना। और वहां मुझे लगता है उससे ज्यादा ना आपको कुछ अपने अंदर लेकर जा ही नहीं सकता। आप जितना अंदर जाते जाते हो ना, जितना अंदर जाते जाते हो, आपको बार बार यही समझ में आता है कि देयर इज ओनली वन थिंग विच कैन चेंज माई लाइफ इज मी। देयर इज नथिंग आउटसाइड, बाहर कुछ है ही नहीं। ये इतना बड़ा डिसीजन था मेरे जीवन का। और मुझे ऐसा लगता है कि अब मेरा जो माध्यम बन गया है, मैं जब लोगों को सिखाता हूँ, नाउ आई टीच पीपल मेडिटेट एंड मैनिफेस्ट, दोनों साथ में करो। लेकिन इसका पीछे का अगर हम लॉजिक समझना चाहे, साइंस समझना चाहे कि कैसे मैनिफेस्टेशन में हेल्प करता है मेडिटेशन, वो कैसे समझे? इतना तो समझ आया कि आपकी जो मैनिफेस्टेशन स्पीड हुई, बूस्ट हुई, वो मेडिटेशन की वजह से हुई, लेकिन इसके पीछे लॉजिक क्या है? देखिए, लॉजिक ये है कि जब भी हम मेडिटेट करते हैं तो एक पर्टिकुलर स्टेट में हम पहुंच जाते हैं। अल्फा स्टेट होती है, फिर थीटा स्टेट होती है। ये कुछ ऐसी स्टेट हैं जो मैनिफेस्टेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अक्सर ये जो स्टेट है आप तब अचीव कर पाते हो जब आप या तो सुबह जैसे आप उठते हो अर्ली मॉर्निंग में, Okay. इस स्टेट में सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाता है बेसिकली। ठीक है, और रात को ठीक सोने से पहले ये स्टेट वापस से एक्टिव होती है। एक तरह से मैं इसको बोलता हूँ कि हमारी सबकॉन्शियस की विंडो ओपन होती है। जब ये सबकॉन्शियस की विंडो ओपन होती है और उस विंडो में आप अपने सबकॉन्शियस को कुछ भी फीड करने की कोशिश करते हो तो उसको इजीली रिसीव कर लेता है, वो बिलीव करके इजीली रिसीव कर लेता है। उतनी रिपीटिशन, उतना बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, बहुत आसान हो जाता है आपका पाथ। मेडिटेशन वही करता है। जब आप मेडिटेट करते हैं, कोई भी, आप तो बहुत मेडिटेट करते हैं, पीएमसी में तो बहुत ज़्यादा बात होती है मेडिटेशन की। जब भी कोई इंसान मेडिटेट कर रहा है, मुझे ऐसा लगता है उसकी ना सोचने समझने की कैपेबिलिटी बढ़ जाती है। हम सब लोग वी आर मेड अप ऑफ, या और यू कैन से रिजल्ट ऑफ लॉट ऑफ डिसीजंस। ठीक है, हम बहुत सारे फैसलों का नतीजा है। जैसे आज मैं चाय पीऊंगा, कॉफ़ी पीऊंगा, पानी पीऊंगा, ये मेरा फैसला है। मैं यहाँ आऊँगा या नहीं आऊँगा, ये फैसला है। आप मुझसे कौन से सवाल पूछेंगे, ये फैसला है। तो हर एक कॉमन आदमी हर रोज़
कई 100 सपने या कई 100 डिसीजन ले रहा है, बहुत सारे डिसीजन ले रहा है। प्रॉब्लम कहाँ आती है? जब लोग ये नहीं समझ पाते कि मुझे क्या करना है। लेकिन जब आपको ये क्लैरिटी है कि आपको क्या करना है, जो आपको ध्यान से मिलती है, तो जीवन तो बेहतर हो ही जाएगा। क्योंकि जब आप ध्यान के बाद, जब आपकी जो डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी है, आपको बिल्कुल क्लैरिटी से समझ में आता है कि क्या मुझे सही जगह पर ले जा सकता है, क्या मुझे गलत जगह पर ले जा सकता है। लोगों का कन्फ्यूजन खत्म हो जाता है, लोगों का ओवर थिंकिंग खत्म हो जाता है, लोग प्रेजेंट में माइंडफुल होना सीख जाते हैं। जब इस स्टेट में कोई भी इंसान आएगा ना, तो कंपैरेटिवली उसके जो गलत डिसीजन है वो कम हो जाते हैं, सही रास्ता समझ में आता है, सेल्फ कंट्रोल उसका थोड़ा सा बढ़ने लगता है। उसको ये समझ में आता है कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं। और अगर मैं कुछ चीज़ें एडिक्शन है कोई भी, मैं उसकी तरफ जा रहा हूं, तो उसका कंट्रोल अपने आप बढ़ने लगेगा। जब ये सब चीज़ें होने लगेंगी तो बाय डिफॉल्ट कोई भी इंसान होगा एक पॉजिटिव डायरेक्शन में अपने आप जाएगा। नाइस। तो सर, जैसे अभी जैसे हमने मेडिटेशन की बात की, मैनिफेस्टेशन की बात की, आपने बोला ये दोनों ही चीज़ें अभी सभी लोग फॉलो कर रहे हैं। करेक्ट। इसके साथ साथ एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी की भी बहुत बात हो रही है। जैसे 2026 की शुरुआत हुई है, तो सभी लोगों में ये क्यूरियोसिटी है कि मेरा डेट ऑफ बर्थ ये है, यानी कि वो जो मूलांक बोलते हैं कि इस मूलांक के लिए मूलांक, ये साल कैसा भाग्यांक। होगा। ज़ोडिएक की बात करें तो मेरी राशि के लिए ये साल कैसा होगा। तो जैसे प्रेडिक्शंस में कुछ राशि के लिए तो ये साल बहुत अच्छा माना गया है, और कुछ के लिए बोल दिया है कि स्टार्टिंग के जो 2-3 महीने हैं वो काफ़ी स्ट्रगल वाले रहेंगे। अब ऐसे में उन्होंने वो प्रेडिक्शन सुन ली है। अब जिनकी राशि है, जिनके मंथ में स्ट्रगल है, अब उन्होंने तो दिमाग में ये बिठा लिया है कि उनके 2-3 महीने ख़राब होने वाले हैं। इफ़ एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी सही है, सच में ऐसा ही होता है, तो क्या अब हमारे 2-3 महीने ऐसे ही जाने वाले हैं, या हम मैनिफेस्टेशन से बदल सकते हैं चीज़ें? देखिए, पहली बात तो जब आप ऐसी बातें सुनने लगते हो तो देखो आप कहीं ना कहीं वैसा ही सोचने लगते हो। सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये समझना कि एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, दे आर प्योर साइंस। स्पेशली एस्ट्रोलॉजी, ये हज़ारों साल पुरानी साइंस है और बिल्कुल सही साइंस है। मैं इसको गलत नहीं मानता, बहुत परफेक्ट साइंस है और बहुत सही तरीके से काम करे, डिपेंडिंग ऑन आपको कौन वो बात बता रहा है। अगर वो एक्सपर्ट जो इंसान है वो सही है तो वो आपको सही गाइड करेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि साइंस ही इतनी प्योर है वो। दूसरी चीज़ क्या होती है कि हम इंसान ना, हम बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं किसी भी फैक्टर से। अगर कोई मेरे को ये बताएगा कि यार मैं एक बात तुम्हें बताना चाहता हूँ, आज तुम देख लेना, तुम्हारे ना शादी में ना इशू रहेंगे, मैं बता रहा हूँ आज तुम्हें, राइट, एंड आई एम टेलिंग यू दिस, आई हैव मेट थाउजेंड्स ऑफ पीपल लाइक दैट, जिन्होंने बोला करियर के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में इशू रहेंगे। पूरी जिंदगी दे कैरी दैट वन थॉट, वो दैट वन थॉट ऑफ कि मेरा रिलेशनशिप ठीक नहीं चलेगा। इतने ब्रेकअप्स होते हैं, रिलेशनशिप टूटते हैं, क्यों? क्योंकि उनको लगता है यार ये जब ठीक ही नहीं होना तो मैं इसको ठीक करने की कोशिश ही क्यों करूं, क्योंकि किसी ने तो मेरे को ऐसा बता दिया था। मुझे तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। मैं हमेशा इस बात को मानता हूँ, जैसे बहुत सारे लोग मुझे एक सवाल करते हैं कि जब किस्मत लिखी दी गई है, जब हम पैदा हुए, नक्षत्र हो गए, ये हो गया, मुझे क्या मिलेगा या ना मिलेगा, ये सब तो डिसाइड हो चुका है, तो मैं अब कुछ करूं ही क्यों, मेरे को करना ही क्यों है कुछ भी। तो मैं हमेशा उनको यही जवाब देता हूं कि देखो, पहला, एस्ट्रोलॉजी को मैं गलत नहीं बोल रहा हूं, लेकिन उसके बावजूद मैं ये मानता हूं कि एक इंसान हर पल अपने फैसलों के साथ अपनी किस्मत को डिसाइड कर रहा है, हर पल। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यहां पर यह कि मेरे फैसले ये डिसाइड कर रहे हैं कि मैं आज शाम को क्या करने वाला हूं, मैं कहां पहुंचूंगा। क्या मैं इसके बाद सीधा जाकर घर जाकर कुछ किताबें पढ़ूंगा, या मैं सीधा इसके बाद जाकर मैं कहीं जाकर बहुत दिनों से पार्टी नहीं की है, पार्टी करूंगा। अब ये मेरे फैसले हैं। अब मैं जो चीजें कर रहा हूं, अब ये देखो कितना आसान है ये समझना। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि यार आज मेरा मन नहीं कर रहा है, यार चलना पार्टी करते हैं, यार आज मेरा कहीं मन नहीं लग रहा है, पार्टी कर रहे हो। एक इंसान बोलता है यार आज मैं बहुत खुश हूं, यार चल पार्टी करते हैं यार। देखिए, सेम चीजों के लिए अलग अलग चीजों के लिए सेम रिजल्ट। कुछ लोग बोलते हैं कि यार आज मैं बहुत खुश हूं, यार चल यार आज मंदिर होकर आते हैं यार। एक लोग बोलता है आज मैं बहुत उदास हूं, यार चल मंदिर होकर आते हैं। अब आपका जो इमोशन है, वो इमोशन आपको कहां लेकर जाता है ना, वो आपकी किस्मत, आपका भविष्य डिसाइड कर रहा है। और मुझे जब लोग आते हैं, मुझे बोलते हैं कि सर मेरी तो 7.5 ही चल रही है। अब क्योंकि हम तो मैनिफेस्टेशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो लोगों का भरोसा भी इतना होता है, तो लोगों को लगता है कि हमें सब आता है।
ठीक है, तो लोग कुछ भी पूछते हैं हमसे, ठीक है, कि सर मेरी जन्मपत्री मिलवा दो आप, ये तो मैं कहता हूँ भाई ये सब हमें आता ही नहीं है। ऐसा नहीं कि हम बताना नहीं चाहते, हमें आता ही नहीं है, हम एक्सपर्ट भी नहीं है। लेकिन जितने भी आज तक मेरे पास ऐसे लोग आए जिन्होंने मुझे बोला कि पंडित जी ने मेरे को ये बताया था, विद फुल रिगार्ड टू देम, कि उन्होंने ये बताया और मैं बिल्कुल परेशान हूँ और मेरा जीवन ऐसे ही चल रहा है, मैं उसको बोलता हूँ 3 महीने में ज़िंदगी बदल दूंगा। 3 months, गिव इट टू मी, आई विल टेल यू व्हाट टू डू, एंड वंस योर थॉट प्रोसेस इज चेंज, आपके रिजल्ट अपने आप बदलने शुरू हो जाएंगे। और ये कुछ इतना तिलिस्मी होता है ना, मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ। एक बहुत पहले का इंसिडेंट है, किसी एक पर्सन ने मुझे बोला कि पीएचडी के लिए परस्यू कर रहे थे वो, ठीक है। अब कॉलेजेस में पीएचडी के सीट्स निकलती हैं तो 2 निकलती हैं, 3 निकलती हैं, पूरे कॉलेज में 2-3 पीएचडी की सीट्स निकलती हैं। तो एग्ज़ाम, तो उन्होंने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया, मैनिफेस्टेशन कर रही हैं पूरी, और पंडित जी बोल चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है, कि बेटा तेरा कुछ होगा नहीं, तो आगे पढ़ाई के बारे में मत सोच, अब तो तुम सेटल वेटल हो जाओ, जॉब वॉब करनी कर लो, और ना शादी वादी करके सेटल हो जाओ, इसमें कुछ होगा नहीं तुम्हारा। और वो आई थिंक 6 या 7 साल से पीएचडी ट्राई कर रही हैं। आई थिंक मैं उनके टच में शायद 6 या 7 महीने पहले आया। बहुत सारे एग्जाम दिए उन्होंने, तो वो बिलीव था कि यार ये तो बहुत मुश्किल है, और है भी मुश्किल है, आसान नहीं है डॉक्टरेट करना। उस सिचुएशन में क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ। फुल ऑन थॉट प्रोसेस पे काम किया गया, पता नहीं कितनी बार लिखा गया, कितनी बार बोला गया, पता नहीं असंख्य बार घर में लगा दिया, सब चीज़ें कर ली। और जब रिजल्ट आया, उनका रैंक आया, आई थिंक उसमें लिस्ट में नंबर 5, ठीक है, जो 5वां रैंक आया, और ऑब्वियसली 3 सीट्स थी तो तीनों फिल हो गई, ठीक है। अब उन्होंने मेरे को बोला कि सर ये तो हुआ नहीं मेरा, मैं तो बड़ी कोशिश की, बड़ा डिसअपॉइंटमेंट हुआ। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आप अपनी एनर्जी मत खराब करो, आप बस ये सोचो जो हुआ है अच्छे के लिए हुआ होगा, क्या पता कहीं और लिखा हो। जो हम अपने आप को मोटिवेट नहीं करते हैं कि चलो कुछ और बेहतर लिखा होगा। तो मैं वही बात कर रहा था। आई थिंक मुझे सही से याद है तो 20वें या 21वें दिन वापस से एक सर्कुलर अनाउंस होता है उस सेम कॉलेज का, जहां पर वो सीट 3 से लेकर 7 कर दी गई। सोचिए, वही सोचो, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है ऐसा मैनिफेस्टेशन। यानी कि आपका, वैसे तो कहा जाता है ना, आउटर वर्ल्ड पे क्या कंट्रोल करोगे, ये देखो कंट्रोल आपका। तो मैं बोल रहा हूं, मेरे गूज़बम्स आ रहे हैं कि सोचो कि आप अपने ब्रह्मांड को बदल दे रहे हो अपनी एनर्जी को बदल के। तो चाहे दुनिया में कोई भी कुछ भी बोल दे, मैं आज लिख कर दे सकता हूं, मैं मजाक में नहीं बोल रहा हूं, इतनी बड़ी बात बोल रहा हूं, मैं लिख कर दे सकता हूं। आप अपने थॉट प्रोसेस से अपने पूरे जीवन को बदल सकते हो, चाहे कोई कुछ भी बोल दे। आपने कहा सर कि अभी कि आपने उनको बोला था कि आप मुझे अपने 90 दिन दे दो, आपकी जो लाइफ है मैं बदल दूंगा। आपने अभी जो बुक लिखी है मैनिफेस्ट एनीथिंग इन 100 डेज, तो ये जो लॉजिक मतलब कि 90 डेज़ में, 100 डेज़ में, क्या ये मतलब हम इतने टाइम से अगर किसी प्रॉब्लम में, मान लो 20 साल पुरानी बीमारी है, फाइनेंशियल स्ट्रगल जो है वो चला आ रहा है, एंसेस्टर्स हमारे गरीब थे, पेरेंट्स हमारे गरीब थे, उसके बाद हम भी उसी चीज़ में फॉलो कर रहे हैं, मिडिल क्लास फैमिली में, क्या हम 100 डेज़ में रिच हो सकते हैं? क्या 100 डेज़ में हमारी वो बीमारी दूर हो सकती है? देखो, एब्सोल्युटली हो सकती है। मैंने इसलिए मैं दिखा भी देता हूँ किताब लोगों को कि दिस इज़ द बुक जो हमने लिखी है, मैनिफेस्ट एनीथिंग 100 डेज। एंड थॉट इसके पीछे मैं आपको बताता हूँ। थॉट ये कि मैंने अभी तक 1000 से ज़्यादा किताबें पढ़ी होंगी, मैं बहुत किताबें पढ़ता हूँ, और बहुत इस दौर में मैंने बहुत सारी चीज़ें समझी, ना कि सिर्फ मैनिफेस्टेशन में, बट ध्यान में, मेडिटेशन में, इसके साथ साथ क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम साइंस, और मैनिफेस्टेशन का साइंस कैसे काम करता है, ब्रेन कैसे काम करता है, न्यूरो साइंस, न्यूरोप्लास्टिसिटी, ये सब मैंने पढ़ डाला। और मुझे धीरे धीरे ये समझ में आया कि हमारा जो ब्रेन है वो प्लास्टिक है, मतलब उसको आप शेप दे सकते हो, कोई भी आप उसको कोई भी शेप दे सकते हो, उसमें कोई भी नया बिलीफ डाल सकते हो, और वो उम्र का मोहताज नहीं है। जैसे हम सोचते हैं ना, अब तो मेरी उम्र हो गई, अब मैं कुछ नया कैसे ही सीखूंगा, ये ऐसा कुछ है नहीं। तो जब मैंने धीरे धीरे इन सब चीज़ों को समझ में आया मेरे, तो मुझे एक चीज़ समझ में आई कि सबसे बड़ी जो चीज़ है ना, वो है रिपीटिशन। हम सब आज के टाइम में सबकॉन्शियस माइंड की पावर समझते हैं, ठीक है, सबकॉन्शियस माइंड की पावर हम समझ रहे हैं। जब सबकॉन्शियस माइंड की आप पावर समझ रहे हो ना, तो आपको ये बात पता है, सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करने का सबसे अच्छा जो और सबसे सिंपल तरीका है वो रिपीटिशन है, रिपीटिशन। क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में बार बार वही जाता है जो आप बार बार लाइफ में रिपीट कर रहे थे। जैसे कि जब आपने पहली बार गाड़ी चलाई तो बड़ा मुश्किल हुआ, गियर लगा रहे हो, ब्रेक देख रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, ये सारी चीज़ें हुई। लेकिन जब आ गई तो क्या हुआ, आपको पता ही नहीं कौन सा गियर है, आप सबकॉन्शियसली ब्रेक लग रहे हैं, गियर लग रहा है, सब कुछ हो रहा है। ये क्या हुआ, बेसिकली आपके एक्सपीरियंसेस
जब बहुत बार आप उसको रिपीट करते हो वो आपके सबकॉन्शियस में चले जाते हैं, और आपके सबकॉन्शियस का काम होता है आपके जीवन को आसान करना, ऑटोमेटिक मोड पर डालना। अब इस किताब का माध्यम क्या है, किताब का ऑब्जेक्टिव क्या है? इस किताब का ऑब्जेक्टिव है, पहला 100 दिन तक करके तो दिखाओ, 100 डेज तो दो। लोगों को लगता है कि मैं अपनी जिंदगी रातों रात बदल लूं। अब मेरी जिंदगी रातों रात नहीं बदली, 16 साल, इट्स बीन 16 ईयर्स जो मैंने अपने जीवन के बिता दिए यहां तक पहुंचने में। लेकिन ना ऑन टॉप ऑफ दैट, उससे भी ज्यादा जरूरी मेरे को एक चीज समझ में आती रही, ये जो 16 साल ना, आज की मैं जब लोगों से बात कर रहा हूं तो यही सब लोग 2-2 साल में, 1-1 साल में लोग इससे भी बहुत अच्छा मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी चीजें कर रहे हैं। और मेरे को सब चीज का सीक्रेट यही लगता है कि एक इंसान जो हर चीज को रिपीट करने के लिए तैयार है, उसको ना बहुत सारे डिसिप्लिन की जरूरत पड़ती है। लोगों के अंदर सब्र ही तो नहीं है। लोगों को लगता है कि रातों रात हो जाए, लेकिन जब तक आपके अंदर सब्र नहीं है, अब सोचो ना, सब्र का मतलब क्या है? एक ऐसा कहा जाता है कि 2 लफ्ज हैं बहुत इंपॉर्टेंट जीवन के, शुक्र और सब्र। ये अगर आपके पास है तो जीवन में आप कुछ भी कर सकते हो। सब्र ना होना, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है आप डेस्परेट हो, कब मिलेगा, कब मिलेगा, कब मिलेगा, कितने दिन करूं? ये एक्सरसाइज 3 दिन करनी है क्या, या 30 दिन करनी है क्या? और रोज लिख रहा है आज 27वां दिन है, अरे यार जल्दी कर लेते हैं। अब इसका मतलब क्या है? अगर जब आप डेस्परेट हो, डेस्परेशन इज नेवर पॉजिटिव एनर्जी। जब आपके अंदर ये मन में ये चल रहा है कि यार पता नहीं कब होगा, क्यों होगा, कब हो जाएगा, यार इतने दिन से तो मैं करता आ रहा हूं, ये एनर्जी अच्छी कैसे हो सकती है? एंड विद द रॉन्ग एनर्जी यू मैनिफेस्ट द रॉन्ग थिंग्स। सिंपल। यू डू नॉट अट्रैक्ट व्हाट यू वांट, यू अट्रैक्ट द काइंड ऑफ एनर्जी यू कैरी। वही हो रहा है ना सारी चीजें। तो अब आपको ये समझना है कि जब आप एक 100 दिन का डिसिप्लिन आप अपने जीवन में लेकर आ पाते हो, तब आपको ये इतने 100 दिन में बेसिकली 100 फंडामेंटल्स है मैनिफेस्टेशन के। और सबकॉन्शियसली जब आप उसको 100 दिन में पढ़ोगे, इसलिए इस किताब को तो 3 दिन में पढ़ लेगा, कोई 4 दिन में भी पढ़ लेगा, बुक रीडर तो 1 हफ्ते में पढ़ लेगा। पढ़ना ही नहीं है, 1 चैप्टर अ डे, 1 चैप्टर ही पढ़ना है हर रोज, जो कि 2 पेज का है। वो पढ़ोगे, उसके बाद आप क्या करोगे? उसके बाद इसमें एक्सरसाइज दी गई, आप उसको फॉलो करोगे। लेकिन जब किसी भी दिन आप 51st डे पर हो और आपने मिस कर दिया, आपको डे 1 पर वापस से आना है। यही तपस्या है। मेडिटेशन, मैनिफेस्टेशन इज नथिंग बट अ तपस्या ऑफ योर लाइफ। जब तक आप उस तपस्या के लिए तैयार नहीं होगे तो भगवान हमेशा देखता रहेगा। मैं हमेशा बोलता हूं कि हमारे चारों तरफ एक कैमरे लगे हुए हैं, हमें दिख नहीं रहे, बट भगवान हमें ऑब्जर्व कर रहा है। भगवान कंसिस्टेंटली ऑब्जर्व करता रहेगा, दिखता रहेगा ये इंसान कर क्या रहा है, सोच क्या रहा है, बोल क्या रहा है। बहुत सारे लोग भी बोलते हैं, हम पहले बात भी कर रहे थे, बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि यार यूनिवर्स की कोई लैंग्वेज नहीं होती, देयर इज नो लैंग्वेज ऑफ यूनिवर्स। और बहुत सही बात है, अगर यूनिवर्स की कोई लैंग्वेज डेफिनेटली नहीं होती तो फिर हमें कुछ लिखना क्यों है? वो तो लैंग्वेज है। एक्चुअली ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, लैंग्वेज से ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके अंदर क्या चल रहा है। बेसिकली मैं आपके पास आया, आपने मुझे देखते बोला, अरे अमित आप बहुत अच्छे लग रहे हो, आज आप बहुत अच्छे लग रहे हो। तो मैं बड़ा मुस्कुरा दिया, मैंने कहा अच्छा है। लेकिन आप मन मन में ही बोल रहे हो, अरे अमित ये ना कोट ना दूसरे कलर का आप पहन लेते तो अच्छा ही होता। आपने मन मन में बोला। अब आप मुझे एक बात बताइए, सच्ची बात क्या है? फिर मैं अच्छा दिख रहा हूं या मेरे को कोट दूसरा पहनना चाहिए था? जो मैंने मन में सोचा। मन में सोचा। अब यूनिवर्स को क्या नोट करना चाहिए? जो मन में चल रहा है। जब आप बिना भाव के वो अफर्मेशन लिखने की कोशिश करते हो ना, आप कभी कुछ मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। तो लिखना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन लिखते वक्त जो भाव आपके पास आ रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग बोलते हैं कि सर सब लोग ना, बहुत सारे फॉरेन ऑथर्स इंग्लिश में अफर्मेशंस बता देते हैं, तो सही है इंग्लिश में? मैंने कहा बिल्कुल भी नहीं सही है। आपको उस लैंग्वेज में अफर्मेशंस करनी होती हैं जिस लैंग्वेज के साथ आप कंफर्टेबल हो। आप देखो, आप घर में कैसे बात करते हो? आप पंजाबी में बात करते हो, आप हिंदी में बात करते हो, आप गुजराती में बात करते हो, जिस लैंग्वेज में आप, क्योंकि जब लैंग्वेज आएगी ना, लैंग्वेज के साथ भाव आएंगे। अगर आप मुझे आज बोलते हैं कि अमित यार इसको कैन वी शूट दिस पॉडकास्ट इन इंग्लिश, तो मैं आपको सच बताऊं, बहुत लोग बुलाते हैं ना इंग्लिश पॉडकास्ट के लिए भी, मैं उनको बोलता हूं सच बताऊं यार दिल से नहीं निकलेगा, मजा नहीं आ पाएगा जितना मेरे को मजा आता है ना जब इस कॉन्सेप्ट के बारे में, मैं मजा नहीं आ पाएगा क्योंकि वो दिल, क्योंकि इमोशन हमारी लैंग्वेज में। तो अगर लैंग्वेज में इमोशन ना हो तो फिर तो खत्म हो जाएगा सब कुछ। इसीलिए यूनिवर्स की कोई लैंग्वेज नहीं है। यूनिवर्स की जो प्राइम लैंग्वेज है इज योर इमोशंस, आपके भाव जो अंदर चल रहे हैं। उस भाव से आप कुछ भी करने की कोशिश करोगे, देखो वो सारी की सारी चीजें होने लगेंगी। और जब हर किसी को ये समझ में आना शुरू हो जाता है ना, तो आप जब आप कुछ भी कर रहे हो, आप सबसे पहले ये नोट करना शुरू करते हो कि मैं जब कुछ भी कर रहा हूं उसका भाव क्या है। मैं किसी को मदद कर रहा हूं,
उसका भाव क्या है। एक थॉट ये होता है कि मैं किसी को मदद कर रहा हूं और मैं फोटो खींच लूं और मैं उसको सोशल मीडिया पे डाल दूं। पहला थॉट ये गलत नहीं है, भी बहुत जरूरी है, हम भी करते हैं। लेकिन अगर आपका सिर्फ थॉट इतने हैं कि लोगों के लाइक आ जाएंगे तो गलत है। लेकिन अगर आपका उस फोटो को खींचने का मदद दिया है कि क्या पता हम इसके जरिए और भी लोगों तक को मदद कर पाए, तो ये आपका भाव है। तो जो अंदर भाव है ना, वो ये डिसाइड करता है कि आप कितने आगे तक जाओगे। तो ये जरूरी ज्यादा है। तो मतलब ये जो लिखने की प्रैक्टिस है, ये सिर्फ मतलब प्रैक्टिस के लिए कि हमारे इमोशंस हम फील कर पाए, करेक्ट। इसलिए हम अफर्मेशंस के लिए आप काफ़ी सारी टेक्निक्स भी बताते हैं, तो क्या आप वो टेक्निक्स हमारे साथ शेयर करेंगे? फैंटास्टिक। देखो एक्चुअली क्या होता है, अफर्मेशंस क्या है बेसिकली। अफर्मेशन वो पॉजिटिव स्टेटमेंट्स होती हैं जो हम जीवन में पाना चाहते हैं। अफर्मेशन जब लिखने का एक तरीका होता है, वो टेक्निक्स हम जो बोलते हैं, लेकिन टेक्निक्स तो इस चीज़ में आ जाती हैं कि हम किसी चीज़ को कितनी बार करें ज़्यादातर। लेकिन एक सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो समझना कि अफर्मेशंस को लिखा कैसे जाता है। अफर्मेशन को जो मैं फॉलो करता हूँ वो है स्टार्ट विद ग्रैटिट्यूड। सेकेंड पार्ट इज आप उसके अंदर ऐसे लिखना शुरू करते हो जैसे वो ऑलरेडी हो चुका है। थर्ड पार्ट इज आप कैसा महसूस कर रहे हो। इन 3 पार्ट में अफर्मेशन को बनाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने मुझे बोला कि मुझे एक जॉब मैनिफेस्ट करनी है, तो मैं उसको बोलूंगा, सजेस्ट करूंगा, पहले लिखो थैंक यू गॉड। गॉड की जगह आप कुछ भी लिख लो, आप यूनिवर्स लिख लो, अपने भगवानों के नाम लिख लो, कुछ भी लिख लो। थैंक यू गॉड, मुझे 2 लाख रुपए पर मंथ की जॉब मिल गई है। तो दूसरी चीज मिल चुकी है आपको। थर्ड, मैं और मेरी पूरी फैमिली बहुत खुश है। तो 3 पार्ट में आपका फेस बन गया, यानी कि आपने अफर्मेशन सीख ली कि अफर्मेशन को कैसे लिखा जाता है। अब बात आती है कि आप किन किन तरीकों से अफर्मेशन को कर सकते हो। जैसे बहुत सारे ना, अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड स्क्रिप्टिंग। स्क्रिप्टिंग मैं ज्यादा प्रमोट नहीं करता, स्क्रिप्टिंग को या जर्नलिंग को मैं ज्यादा प्रमोट नहीं करता हूं, ज्यादा बात नहीं करता हूं उसके बारे में। क्यों नहीं करता हूं? स्क्रिप्टिंग का मतलब ये होता है कि आप पूरी कहानी स्क्रिप्ट कर रहे हो, और हर किसी के पास हर रोज अपनी कहानी को लिखने का वक्त नहीं होता। तो इस चीज के लिए, स्क्रिप्टिंग के लिए मैं लोगों को बोलता हूं कि विजुअलाइजेशन को करना चाहिए। तो उसके बारे में इसके बाद बात कर लूंगा। लेकिन जर्नलिंग भी मैं बिल्कुल मना करता हूं लोगों को। लोग बोलते हैं कि अपने डे को जर्नल करो, लिखो लोगों, लेकिन मैं बोलता हूं कि क्यों लिखना है यार आपको, और आप उसमें सब कुछ खराब अच्छा सब कुछ क्यों लिख रहे हो, क्यों लिखना है, मत लिखो, अच्छा लिख लो ना। लोग बोलते नहीं, वो तो फिर गड़बड़ नहीं हो जाएगी, तो हम फिल्टर कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। मैंने कहा जब तक आप अपने आप को नहीं जानोगे ना कि आपका सबकॉन्शियस कैसे रीप्रोग्राम होता है, तब तक आप ये गलती बार बार दोहराते रहोगे। लोग क्या करते हैं, जब जर्नलिंग की बात आती है अपना पूरा दिन लिखते हैं। आज ये बहुत अच्छा हुआ, आज ये बहुत खराब दिन गया, मेरा मन बिल्कुल खराब था, ये था वो था, सब लिख देते हैं उसमें। और आप बताइए कि एक कॉमन आदमी, एक आम आदमी जो जीवन जीने की कोशिश कर रहा है, दिन में उसके जीवन में अच्छी चीज़ ज़्यादा होंगी, खराब चीज़ें ज़्यादा होंगी? खराब चीज़ ज़्यादा होंगी। वो सारे एक्सपीरियंसेस को लिख रहा है और अफर्म कर रहा है उनको, और मल्टीप्लिकेशन में जा रहा है, क्योंकि जब वो लिख रहा है तो वो महसूस कर रहा है, उस पूरी वो सारी एनर्जी उसके अंदर जा रही है। फिर वो सिमिलर रिजल्ट और मिलेंगे उसको, बार बार वो मल्टीप्लिकेशन करेगा उनका। तो मैं इसलिए बोलता हूँ कि जर्नलिंग भी नहीं करनी चाहिए आपको। और अगर जर्नलिंग करने का सिर्फ शौक है, बहुत अच्छा करना चाहते हो, सिर्फ अच्छी चीजें लिखो दिन की, जो भी अच्छी हो। 1 हुई होगी 1 ही लिखो, फिर 2 हुई होंगी 2 लिखो, 10 हुई होंगी 10 लिखो, लेकिन सिर्फ अच्छी चीजों पर फोकस करो। लेकिन जो मैं सबसे ज्यादा लोगों को शेयर करता हूं वह है 10x3 मैनिफेस्टेशन टेक्निक। 10x3 क्या है? 10x3 ये है कि हम सब लोग लालची बहुत है, हमें एक चीज नहीं चाहिए, हमें बहुत सारी चीजें चाहिए। ज्यादातर मैनिफेस्टेशन टेक्निक में ये बताया जाता है कि आप एक वक्त पर एक चीज मैनिफेस्ट करो। जैसे 369 है या 555, उसमें मैं बोलता हूँ एक ही चीज मैनिफेस्ट करनी चाहिए एक वक्त पर। 10x3 में 3 चीजें आप मैनिफेस्ट कर सकते हो एक साथ। तो आप क्या करते हो, जैसे मैंने स्टेटमेंट बताया, वो एक स्टेटमेंट आपने ऐसी 3 चीजों की बना ली, एक जॉब की बना ली, एक रिलेशनशिप बना ली, एक हेल्थ की बना ली, और उसको आप क्या करना शुरू करते हो, हर रोज सुबह मॉर्निंग में पहली स्टेटमेंट को 10 बार लिखो, दूसरी स्टेटमेंट को 10 बार लिखो, तीसरी स्टेटमेंट को 10 बार लिखो। तो ये 30 टाइम्स आप ये सारी स्टेटमेंट को लिखते हो, और आपको 60 डेज तक आप इसको करते हो। मुझे लगता है कि वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव टेक्निक आई हैव एवर फॉलोड। हु मेड इट? आई मेड इट। मैं नहीं बनाई इसको, क्यों बनाई मैं आपको बताता हूं। मैनिफेस्ट जो अफर्मेशंस का ऑब्जेक्टिव क्या है, अफर्मेशन का कुछ, ये जो साइंस वाइंस है ये तो अलग चीजें हैं। अफर्मेशन का ऑब्जेक्टिव है रिपीटिशन। तो मैं सबको बोलता हूं कि आज आप जो चाहे वो टेक्निक बना लो अपने आप, आपको अल्टीमेटली रिपीटिशन ही करनी पड़ेगी। तो जब मैंने अपनी जर्नी को शुरू किया था तो मुझे समझ में, मेरे को पता नहीं था बहुत सारी टेक्निक के बारे में, तो मैं ऐसे लिखा करता था, हर चीज को 10 बार लिखता था, और मुझे सकता था सारी चीज। तो मैंने जब से अब तक सारी के साथ सबसे ज्यादा मैंने 10x3 को ही फॉलो किया,
और फिर मेरे को रिजल्ट मिले, क्योंकि मल्टीपल चीज़ें नहीं करनी होती, तो वहाँ से बहुत अमेजिंग रिजल्ट मिले। हमने इसका वीडियो बनाया, आप देखिए हज़ारों कमेंट हैं उसमें, जिसमें लोगों ने लिखा कि मैंने अपनी लाइफ में रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट किया, शादी मैनिफेस्ट कर ली, बच्चे मैनिफेस्ट किए, जॉब मैनिफेस्ट की, अच्छी स्किन मैनिफेस्ट कर ली, पता नहीं कितने उसमें लिखे हुए 10x3 में लोगों ने डाले हुए हैं। इसके अलावा एक और टेक्निक होती है, इसको बोलते हैं 369 टेक्निक। 369 टेक्निक इज ऑल्सो वेरी वेरी इफेक्टिव टेक्निक। इसको निकोला टेस्ला टेक्निक भी कहा जाता है। निकोला टेस्ला टेक्निक क्यों कहा जाता है? क्योंकि निकोला टेस्ला 369 नंबर्स को अपने एक्सपेरिमेंट के साथ हमेशा रखते थे, हमेशा इन नंबर पर ज़्यादा केयरफुल रहते थे वो। और ऐसा कहा भी जाता है एज पर न्यूमरोलॉजी ऑल्सो, ये एंजल नंबर ही है सबसे ज़्यादा इफेक्टिव जो हो सकता है, जो मैजिकल नंबर हो सकते हैं वो 369 होते हैं। ये और इफेक्टिव क्यों है? लेकिन एक ही अफर्मेशन के लिए कर सकते हो आप इसको। इसमें इतना बड़ा मैजिक क्यों है? क्योंकि आप ना एक अफर्मेशन को सुबह 3 बार लिखते हो, दोपहर में 6 बार लिखते हो, रात को 9 बार लिखते हो। देखो रिपीटेशन कितना ज़्यादा है, कितना ज़्यादा। सुबह 3 बार, दोपहर में 6 बार, सेम स्टेटमेंट, एक ही स्टेटमेंट को रात को 9 बार आप लिख रहे हो, और आप इसको कंसिस्टेंटली 45 डेज तक करते हो। तो जितना ज़्यादा किसी भी चीज़ का रिपीटेशन होगा, उतना ज़्यादा उसके रियलिटी में आने के चांसेस बढ़ जाएंगे, आपका सबकॉन्शियस रीप्रोग्राम होने ही लगेगा। एंड देयर इज अनदर स्टेटमेंट, अनदर अफर्मेशन, उसको बोलते हैं 555। लेकिन मैं बोलता हूं लोगों को 555 हर किसी को नहीं करनी चाहिए। 555 हर कोई नहीं करे। 555 सिर्फ उन्हीं लोगों को करनी चाहिए जिनका ये थॉट रहता है कि मेरा 3 दिन में रिजल्ट है, मेरे 5 दिन में इंटरव्यू है, 7 दिन में मेरे को कोई बहुत अर्जेंटली जाना है। जब आपके पास टाइम कम हो, 5 दिन में आप कुछ मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, ये 5 दिन की एक्सरसाइज है सिर्फ। हर रोज आप सुबह बैठकर एक स्टेटमेंट को, उस एक अफर्मेशन को 55 टाइम्स लिखते हो, 55 टाइम्स। तो आप पहले दिन 55 टाइम्स, दूसरे दिन 55 टाइम्स, 5 दिन तक लिखते हो। अगेन रिपीटेशन बहुत ज्यादा हो जाता है। जितना ज्यादा रिपीटेशन होगा उतना ज्यादा आप अपनी रियलिटी के करीब आते हो। लेकिन ये उन्हीं लोगों को करनी चाहिए जिनके लिए कुछ बहुत अर्जेंट आ रहा है। अगर आपके लिए सब चीजें अर्जेंट हैं, रिलेशनशिप भी अर्जेंट है, जॉब भी अर्जेंट है, तो फिर आप गड़बड़ कर रहे हो। उस एक चीज मैनिफेस्ट करनी है तो 369, मल्टीपल चीजें मैनिफेस्ट करनी है तो 10x3, कुछ चीजें इमीडिएटली आ रही हैं तो 555 को आपको फॉलो करना चाहिए। मुझे लगता है इसके अलावा कुछ और नहीं करना चाहिए। 50 तरीके होंगे अफर्मेशन को करने के, बट दीज आर मोर देन एनफ। की तो अफर्मेशंस की बात हुई, आप विजुअलाइजेशन की भी बात कर रहे थे, तो विजुअलाइजेशन का क्या प्रोसेस होता है? देखिए विजुअलाइजेशन का प्रोसेस बहुत आसान है। विजुअलाइजेशन का देखिए ऑब्जेक्टिव क्या है? विजुअलाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है कि जो होने वाला है ना, उसको देखना पहले से शुरू करो। जो भी चीज़ आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो उसको पहले से उसके बारे में सोचना शुरू कर दो। विजुअलाइजेशन 2 वक्त पर सबसे इफेक्टिव होती है, सबसे अच्छी होती है। एक अर्ली मॉर्निंग, जब आप सोकर उठ चुके हो लेकिन बेड से नहीं उठे हो, आंखें बंद ही हैं, आप समझ में आ गया उठना है अब, वो वक्त। और रात को जब आप लाइट बंद हो चुकी होती है और आप बस अब सोने ही वाले हो, आप कभी भी सो ही जाओगे। ये 2 टाइम जब हमारा सबकॉन्शियस एक्टिव है, ये 2 टाइम 2-2, 3-3 मिनट की विजुअलाइजेशन आप कर सकते हो। और इसमें आप क्या करते हो? इसमें आप पूरी मूवी क्रिएट करते हो। इसको हम मूवी मेकिंग मेथड भी बोलते हैं, इसको हम मेंटल रिहर्सल भी बोलते हैं। जब आप ये पूरी मूवी क्रिएट करते हो, जैसे आप ऐसा करो, सोचो कि सामने एक टीवी चल रहा है और उस टीवी पर एक हीरो है जो कि आप हो, और उसका जीवन कैसा होना चाहिए। अब आप उसमें सारे एलिमेंट ऐड करो कि देखो एक बहुत अच्छी जॉब कर रहा है वो, जिसमें उसको बहुत सारे पैसे मिल रहे हैं, उसके पास बहुत अच्छा घर है, बहुत अच्छा रिलेशनशिप है। आप अपनी सारी मैनिफेस्टेशन को इकट्ठा करते हुए, या एक को भी या 2 को भी, जैसा आपका मन करे, आप एक मूवी विजुलाइज करो कि क्या हो रहा होगा, कैसे होगा, जब ये होगा तो कितना मजा आएगा। जब आप ये पूरे प्रोसेस को विजुलाइज करना शुरू करते हो, तब आपको उसका एहसास होता है, आप उसको महसूस कर सकते हो। क्योंकि विजुअलाइजेशन एक इतनी पावरफुल चीज है ना कि कुछ चीजें होने से पहले ही आप देख पा रहे हो। जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर मैं ना विजुअलाइज नहीं कर पाता, तो मैं उसको बोलता हूँ कि शायद फिर ना पहला तुम विजुअलाइज इसलिए नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आपने जो पहले तो गोल जो डिसाइड किया वो या तो बहुत बड़ा डिसाइड कर लिया जिस पर आपको ही फेथ नहीं है, आपको ही भरोसा नहीं है। दूसरा, आपने उसको कभी रियलिटी में एक्सपीरियंस करने की कोशिश नहीं की। आप कह रहे हो मेरे को बहुत बड़ी गाड़ी खरीदनी है, लेकिन आपको तो गाड़ी चलाना आता ही नहीं, कैसे खरीदोगे? विजुअलाइज ही नहीं कर पा रहे हो। आप कह रहे हो कि मेरे को मर्सिडीज लेनी है, लेकिन आपको पता है मर्सिडीज अंदर से बैठ के कैसे लेती है। जाओ ना, टेस्ट ड्राइव ले लो, शोरूम जाओ, बैठकर देखो। लेकिन जिस दिन टेस्ट ड्राइव लोगे ना, शोरूम में जाकर गाड़ी के अंदर बैठ के आओगे, उस दिन आपको विजुअलाइजेशन की प्रॉब्लम नहीं आएगी। लोग कहते हैं मेरे को घर लेना, मैं घर देख ही नहीं पा रहा हूँ। कोई बात नहीं, जाकर सैंपल फ्लैट देख कर आओ, एक्सपीरियंस करने की कोशिश करो। हम जब चक्रा मेडिटेशन कराते हैं
तो लोग बोलते हैं कि सर मैं ना अपने चक्रास को महसूस, आप बोलते हैं मूलाधार चक्र है आपका, उस पर लाल रंग आप महसूस करो, ये चल रहा है सब। लोग कह रहे मैं देख ही नहीं पाता। तो मैं उसको बोलता हूँ कि एक काम करना, जब मेडिटेशन खत्म हो जाए आप आंखें खोलना, आप ना AI इमेज क्रिएट करो या ऑनलाइन जाओ और देखो उस स्पॉट पर रेड लाइट, उसको ना देखना शुरू करो अच्छे से। फिर ऊपर जाओ, फिर वो ऑरेंज लाइट को देखो, फिर येलो लाइट को देखो, फिर ग्रीन लाइट को देखो, वो सब देखना शुरू करो ना। जितना ज्यादा आप उसको रियलिटी में महसूस करने की कोशिश करोगे, उसके बाद देखना आप कर पाओगे। अब मैं अचानक से आपको बोलूं कि एक काम करो, बिना हाथ को देखे अपने हाथों की लकीरों को विजुलाइज करो, नहीं कर पाओगे आप। दूसरा तरीका क्या है, पहले देख लेता हूं, चलो, है ना, देख लिया। अब इसको विजुलाइज करो, आ रही है इमेज, मस्त मस्त इमेज आ रही है। इस विजुअलाइजेशन आसान हो गया। तो बहुत सारे लोग हैं जो, मतलब मैं तो कहता हूँ बहुत लोग हैं जो बोलते हैं विजुअलाइज नहीं कर पाते। बहुत आसान तरीका है, आप करना शुरू करो, देखो बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि विजुअलाइज करना जरूरी है। और विजुअलाइजेशन विद भाव, इमोशन बहुत जरूरी है। अगर आप किसी भी चीज़ के भाव महसूस नहीं कर सकते, इमोशन महसूस नहीं करते, तो सच बताओ मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे आप। बिना इमोशन के कुछ नहीं हो सकता। तो ये बहुत पावरफुल है, बहुत ज़रूरी है, लोगों को करना ज़रूर चाहिए। एपिसोड अभी ख़त्म नहीं हुआ, अभी बहुत सारे सीक्रेट्स बाकी हैं जिसके लिए आपको पार्ट 2 का इंतज़ार करना होगा। लेकिन तब तक के लिए ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें और अपने साथ साथ लोगों की भी लाइफ बदलने में उनकी हेल्प करें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्ते।